तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय से किस तरह के प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय आय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? राष्ट्रीय आय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो हमारा उत्तर होगा एडम स्मिथ ने। किसने दिया? एडम स्मिथ ने। राष्ट्रीय आय के विचार को विकसित करने का श्रेय, अगर विचार किसने दिया ये पूछा जाए तो एडम स्मिथ, और विचार को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है तो हमारा आंसर होगा जे.एम. किन्स। तो दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा अंतर है कि अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया तो आपका उत्तर होगा एडम स्मिथ ने, और राष्ट्रीय आय के विचार को विकसित किसने किया तो आपका उत्तर होगा जे.एम. किन्स ने। यदि हम भारत की बात करें, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने व कब लगाया? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लगाया 1868-69 के अंदर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने और कब लगाया? तो हमारा उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी? 1901 में लिखी थी। और भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम व्यक्ति भी दादा भाई नौरोजी थे, और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दोनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे भी गए हैं, है ना। तो ये अपन को याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लगाया था 1868-69 में, और इन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय निकाली थी 20 रुपए प्रति वर्ष। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना किसने व कब की? अगर भारत में पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक विधि से किसने और कब की, तो हमारा उत्तर होगा B.K.R.V. राव ने 1931-32 में। तो देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं जो आपको याद करके जाने हैं। अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व स्तर पर राष्ट्रीय आय का विचार सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने दिया। राष्ट्रीय आय के विचार को विकसित किया जे.एम. किन्स ने। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम लगाया दादा भाई नौरोजी ने 1868-69 में। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की थी 20 रुपए के आसपास। और इसके बाद भारत में वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था B.K.R.V. राव ने 1931-1932 में। तो वैज्ञानिक विधि शब्द आ जाए तो हमें उत्तर देना है B.K.R.V. राव। और भारत में राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? B.K.R.V. राव को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? B.K.R.V. राव को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से क्या किया था? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। आधुनिक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगरी किंग को। किसको कहा जाता है? ग्रेगरी किंग को कहा जाता है। तो लेकिन हमें भारत के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल याद करके जाना है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना BKRV राव। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक BKRV राव। तो ये भारत वाले जो हैं विद्वान, इनका नाम तो हमें याद करके जाना ही जाना है। और यदि विश्व स्तर की हम बात करें तो एडम स्मिथ, JM किम्स और ग्रेगरी किंग का नाम हमें जो है याद रखना है। भारत में उदारीकरण को अपनाए जाने से पूर्व यानी कि 1991 से पहले, भारत में उदारीकरण को अपनाए जाने से पूर्व वर्ष 1950 से 80 के बीच, वर्ष 1950 से 80 के बीच राष्ट्रीय आय अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर मात्र 3 से 4% के बीच रही। इसे हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा किसने दी? प्रोफेसर राजकृष्ण ने दी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्चुअल में भारत में 1950 से 1980 के बीच में जो हमारी आर्थिक वृद्धि दर थी या राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर थी वो मात्र 3 से 4% की थी। और इसे हिंदू वृद्धि दर की जो संज्ञा है वो किसने दी थी? प्रोफेसर राजकृष्ण ने दी थी। और उस समय के केंद्रीय मंत्री थे अरुण शैरी, उन्होंने इसे समाजवादी वृद्धि दर कहा। तो 1950 से 1980 के बीच हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर थी वो मात्र 3 से 4% थी। और इस वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा देने वाले कौन थे? प्रोफेसर राजकृष्ण थे। और केंद्रीय मंत्री अरुण शैरी ने इसे समाजवादी वृद्धि दर की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 4 अगस्त 1949 को किया गया था। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट डेट आपको याद रखनी है कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 4 अगस्त 1949 को किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रोफेसर PC महालनोबिस को। इन्हें हम एक तरीके से भारत में सांख्य दर्शन का प्रणेता कहते हैं। 29 जून को इनका जन्म दिवस आता है। उस दिन भारत में सांख्यिकीय दिवस मनाया जाता है। तो अपन को ध्यान रखना है कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 4 अगस्त 1949 को किया गया था। और राष्ट्रीय आय समिति का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था? प्रोफेसर PC महालनोबिस को जो है राष्ट्रीय आय समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या है, पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? NNPFC। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है NNPFC को, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। तो राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? NNPFC को कहा जाता है, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर जो होता है उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि सबसे पहले हम सकल उत्पाद निकालते हैं, यानी कि सबसे पहले हम GDP MP निकालते हैं, यानी कि इसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। फिर इसके अंदर से हम क्या करते हैं? डेप्रीशिएशन को लेस करते हैं। हम जब डेप्रीशिएशन को लेस करते हैं तो ये जो G है, ये जो सकल है, ये शुद्ध में बदल जाता है, यानी कि बन जाता है NDP-MP। क्या बन जाता है? NDP-MP बन जाता है। फिर हम NDP-MP में, यानी कि जो हमने NDP-MP निकाला है, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट
एट मार्केट प्राइस निकाला है, इसमें हम जोड़ते हैं NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को, तो फिर ये बन जाता है NNP, यानी कि ये D किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये N में कन्वर्ट हो जाता है, NNPMP। और फिर हम NNPMP के अंदर से क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है NNPFC, यानी कि हम MP को किस में बदल देते हैं, FC में बदल देते हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। सबसे पहले क्या किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाता है बाजार कीमत पर, फिर इसमें से मूल्यह्रास को माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है नेट, यानी कि हम G को किस में बदल देते हैं, N में, फिर उसके बाद हम D को N में बदलने के लिए NFIA को जोड़ते हैं, और फिर MP को FC में बदलने के लिए हम NIT को माइनस करते हैं। तो आप 3 सूत्र याद रखो कि यदि आपको ग्रॉस को नेट में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। यदि आप ग्रॉस को नेट में बदलना चाहते हो तो आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। यदि आप नेट को ग्रॉस में बदलना चाहते हो तो आपको वापस डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। तो एक तो पहला तरीका हो गया। दूसरा, यदि आप डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना चाहते हो, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना चाहते हो तो आपको NFIA को प्लस करना पड़ेगा, और आप नेशनल को वापस डोमेस्टिक में बदलना चाहते हो तो आपको NFIA को माइनस करना पड़ेगा। और ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरा, यदि आप मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना चाहते हो तो आपको NIT को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और यदि आप फैक्टर कॉस्ट को वापस MP में बदलना चाहते हो तो आपको NIT को माइनस करना पड़ेगा। तो ये 3 जो है मेन, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप राष्ट्रीय आय के किसी भी समुच्चय की गणना कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ग्रॉस को किस में बदला, नेट में बदला। ग्रॉस को किस में बदला, नेट में बदला। तो मैंने डेप्रिसिएशन को क्या करा, माइनस कर दिया। फिर मैंने D को किस में बदला, N में बदला, तो मैंने NFIA को जोड़ दिया। फिर मैंने MP को FC में बदला तो मैंने NIT को माइनस कर दिया। तो ये 3 चीजें आप याद रखो कि ग्रॉस से नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, नेट से ग्रॉस पर आना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA को प्लस करते हैं, नेशनल से वापस डोमेस्टिक पर आना है तो NFIA को माइनस करते हैं, MP से FC पर जाना है तो NIT को माइनस करते हैं, FC से MP पर आना है तो NIT को प्लस करते हैं। अब NFIA का फुल फॉर्म क्या होता है, NFIA का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और NIT का मतलब क्या होता है, NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और FC का मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। FC का मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट यानी कि कारक लागत। और MP का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस। MP का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस। ठीक है ना। तो यहां पर अपन से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय NNPFC को कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं,
एनएनपीएफसी को कहते हैं। और एनएनपीएफसी कैसे निकाली जाती है मैंने आपको बता दिया। पहले जीडीपी एमपी को कैलकुलेट किया जाता है, फिर डेप्रिसिएशन को माइनस करके एनडीपी एमपी निकाली जाती है, फिर एनडीपी एमपी में एनएफआईए को प्लस करके एनएनपी एमपी निकाली जाती है, फिर एनएनपी एमपी में शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाकर एनएनपीएफसी निकाली जाती है। और मैंने आपको ये तीन जो है मेन एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक बता दी कि ग्रॉस से नेट पर कैसे आते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आते हैं, और एमपी से एफसी पर कैसे आते हैं। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय एनएनपीएफसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? एनएनपीएफसी को कहते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के अंदर जो है हमसे पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना एग्जाम में आपको ये रट के जाने हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है 4 अगस्त 1949 को किया गया। इसका अध्यक्ष पीसी महालनोबिस को बनाया गया। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? एनएनपीएफसी को कहते हैं। राष्ट्रीय आय किस प्रकार की अवधारणा है? राष्ट्रीय आय एक प्रवाह अवधारणा है। किस प्रकार की अवधारणा है? एक फ्लोइंग कंसेप्ट है, प्रवाह अवधारणा है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय किस प्रकार की अवधारणा है, तो आपका आंसर होगा एक प्रवाह अवधारणा है। राष्ट्रीय आय को किसमें मापा जाता है? राष्ट्रीय आय को मुद्रा में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? राष्ट्रीय आय को मुद्रा में मापा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय आय किस प्रकार की अवधारणा है? एक प्रवाह अवधारणा है। राष्ट्रीय आय को किसमें मापा जाता है? मुद्रा में मापा जाता है। और देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहले राष्ट्रीय आय की गणना की जाती थी सीएसओ के द्वारा, यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा, लेकिन वर्तमान में सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर एनएसओ बना दिया गया है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना जो है एनएसओ के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? एनएसओ के द्वारा की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? एनएसओ के द्वारा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय आय को किसमें मापा जाता है? मुद्रा में मापा जाता है। राष्ट्रीय आय किस प्रकार की अवधारणा है? एक प्रवाह अवधारणा है। राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं? एनएनपीएफसी को कहते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में यहां पर मैंने बता दी और मैंने आपको ये भी बता दिया। अब देखिए, राष्ट्रीय आय में सबसे कम वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में रही? राष्ट्रीय आय में सबसे कम वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में रही? तो हमारा आंसर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में, मात्र 2.6%। क्योंकि भाई इस समय हमारा पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्ध हो गया था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है हमारी राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर जो है वो सबसे कम रही। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में रही? तो हमारा आंसर होगा सबसे अधिक वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही, 7.9%। सबसे अधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में रही? 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही। नेक्स्ट देखिए, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है प्रति व्यक्ति आय। यानी कि प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से ये हम मालूम कर सकते हैं कि वो देश की, उस देश की आर्थिक विकास की दर क्या है।
तो किसी भी देश की आर्थिक विकास की दर को मापना हो या जांचना हो तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय से क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है या जांचा जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? यदि हम राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या का भाग दे देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय का पता लग जाएगा और प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से हम किसी भी देश की आर्थिक विकास की दर को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं या जांच सकते हैं। तो ये आर्थिक विकास दर को मापने का क्या होती है, सर्वश्रेष्ठ सूचक यानी कि बेस्ट इंडेक्स। यानी कि आप किसी भी देश की आर्थिक विकास दर को उस देश की प्रति व्यक्ति आय से क्या कर सकते हो, मालूम कर सकते हो। और प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या होता है, उस देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या का भाग देकर हम प्रति व्यक्ति आय को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बंद अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? भाई बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जो देश विदेशी व्यापार नहीं करता, जो देश विदेशी व्यापार नहीं करता। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जो देश विदेशी व्यापार नहीं करता, उस देश की अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि भाई जो जीडीपी होता है उसमें एनएफआईए तो होगी नहीं, तो यानी कि अगर हम डोमेस्टिक को नेशनल में बदलते हैं तो जो एनएफआईए हम जोड़ते हैं डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। सपोज करो जीडीपी है, मैंने कहा जीडीपी है 10 अरब की, है ना। अब वो देश विदेशी व्यापार तो करता ही नहीं है, तो एनएफआईए क्या होगी, एनएफआईए होगी जीरो। यानी कि जीडीपी में आप एनएफआईए को जोड़ोगे तो एनएफआईए तो है ही नहीं, क्योंकि वो देश विदेशी व्यापार करता ही नहीं है। तो आपकी जीएनपी कितनी होगी, वो भी 10 ही होगी। तो बंद अर्थव्यवस्था वाले जो देश होते हैं, यानी कि जो विदेशी व्यापार नहीं करते, उनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर। यहाँ पर आप देख सकते हो जीडीपी भी 10 है और जीएनपी भी 10 है, क्योंकि एनएफआईए क्या है, जीरो, क्योंकि वो देश विदेशी व्यापार नहीं करता। तो बंद अर्थव्यवस्था से अभिप्राय क्या होता है कि उस देश का सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद के क्या होता है, बराबर होता है। सकल, क्योंकि अभी अपन ने डेप्रिसिएशन को नहीं घटाया है, यहाँ पर डी किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद के क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि एनएफआईए क्या है, जीरो है। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्योंकि भाई हमारे देश के अंदर वित्तीय वर्ष जो माना जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का माना जाता है। इसलिए हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना की अवधि क्या होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट देखिए, यदि एक दी हुई समया अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। अब आप कहेंगे सर कैसे अपरिवर्तित रहेगी? भाई आपकी इनकम तो बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ प्राइस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आपकी आय पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? आप पहले 100 रुपए की 10 किलोग्राम चीनी खरीदते थे, है ना। अब चीनी का जो भाव है वो दुगना हो गया, तो आपको भी दुगने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि सपोज करो अगर आपकी इनकम 100% बढ़ जाती है
और चीनी की कीमत भी 100% बढ़ जाती है, यानी कि दुगनी हो जाती है, तो भी 200 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी ही आएगी। तो आय के बढ़ने से क्या हुआ, आपकी आय और कीमत के बढ़ने से आपकी आय पर कोई, आप पहले भी उतने पैसे खर्च कर रहे थे, है ना, और अभी भी आपकी आय बढ़ने के बावजूद भी आप किसी वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीद पा रहे हो जितनी पहले खरीद पा रहे थे, तो आपकी आय क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। यदि कीमतें भी दुगनी हो जाए और आय भी दुगनी हो जाए तो आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। भूटान, भूटान एक ऐसा देश है जिसमें प्रगति का सूचक माना जाता है सकल राष्ट्रीय सुख को, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को। हमारे यहाँ पर प्रगति का सूचक जो है हम प्रति व्यक्ति आय को मानते हैं, तो यहाँ पर भूटान एक ऐसा देश है जिसमें प्रगति का सूचक किसे माना जाता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को, यानी कि सकल राष्ट्रीय सुख को। तो ये आपको रखना, याद करके जाना है, क्योंकि विश्व में एक भूटान एक ऐसा देश है जो अपनी प्रगति का सूचक जो है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को मानता है, सकल राष्ट्रीय सुख को मानता है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आर्थिक विकास मापा जा सकता है वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद से, वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद से, यानी कि अपन कह सकते हैं रियल नेशनल प्रोडक्ट से। किससे, रियल नेशनल प्रोडक्ट से आर्थिक विकास मापा जाता है। और आर्थिक विकास की दर किससे मापी जाती है, प्रति व्यक्ति आय से। अगर आर्थिक विकास की दर की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति आय, और आर्थिक विकास की बात की जाए तो वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद। थोड़ा सा दोनों क्वेश्चनों में क्या है, डिफरेंस है। अगर वो पूछे आर्थिक विकास की दर मापी जाती है तो आपका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय, और आपसे पूछे आर्थिक विकास मापा जाता है वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद से। नेक्स्ट, एक खुली अर्थव्यवस्था। अब देखो, एक तो क्या थी, बंद अर्थव्यवस्था थी, एक खुली अर्थव्यवस्था। एक खुली अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो अगर हमको एक खुली अर्थव्यवस्था के अंदर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम जो देश की जीडीपी है उसके अंदर NFIA को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, NFIA को जोड़ देंगे। अब वहां पर हम NFIA को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, NFIA का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि विदेशों को दी गई आय और विदेशों से प्राप्त आय। यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट, जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हम NFIA को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक खुली अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालते हैं, जीडीपी के अंदर एक्सपोर्ट को जोड़ दिया जाता है, इंपोर्ट को घटा दिया जाता है। तो सही ऑप्शन जो है इसको माना गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी जीएनपी के बराबर होता है क्योंकि NFIA 0 होता है, लेकिन खुली अर्थव्यवस्था के अंदर विदेशी व्यापार होता है, इसलिए जीडीपी के अंदर हम एक्सपोर्ट को जोड़ देते हैं, इंपोर्ट को घटा देते हैं, या फिर हम जीडीपी में NFIA को जोड़ देते हैं, बात एक ही है। तो वहां पर एग्जाम के अंदर ऑप्शन को थोड़ा सा क्या है, उन्होंने NFIA की जगह एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिख दिया, तो कंफ्यूज मत होना। NFIA का मतलब ही होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो वहां एग्जाम के अंदर उन्होंने क्या करा, निर्यात और आयात लिख दिया, तो आप घबराना मत। तो ये मैंने आपको समझा दिया, आप जीडीपी प्लस NFIA लिखो या जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लिखो,
बात एक ही है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालेंगे? एक खुली अर्थव्यवस्था के अंदर हम जीडीपी के अंदर क्या करेंगे? एनएफआईए को जोड़ देंगे, या जीडीपी के अंदर हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। लेकिन हमें ये एनएफआईए किस में जोड़ना है? सकल घरेलू उत्पाद में। किस में जोड़ना है? सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ना है। इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। आर्थिक विकास किससे मापा जाता है? वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद से। आर्थिक विकास की दर पूछे तो प्रति व्यक्ति आय से। किससे मापी जाती है? प्रति व्यक्ति आय से। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? जीडीपी किसके बराबर होता है? जीएनपी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जीएनपी के, क्योंकि एनएफआईए क्या होता है? जीरो होता है। नेक्स्ट देखिए, एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में, एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सृजित कारक आय को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। क्योंकि घरेलू सीमा में जो होगा वो घरेलू उत्पाद ही होगा, है ना। तो अपन को ध्यान रखना है। और किस तरह का घरेलू उत्पाद होगा? सकल, क्योंकि इसमें से अभी मूल्यह्रास को माइनस नहीं किया जाता। पहले जो भी घरेलू उत्पाद निकाला जाता है वो सकल निकाला जाता है। तो एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सृजित कारक आय को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। या तो हम जीडीपी कहते हैं या हम जीडीआई कहते हैं, बात एक ही है। तो एग्जाम में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सृजित कारक आय को क्या कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय। घरेलू सीमा में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। भाई घरेलू सीमा में किस किस को शामिल किया जाता है? एक तो राजनीतिक सीमा, यानी कि हमारी जो देश की पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उसको शामिल किया जाता है। सामुद्रिक सीमा, यानी कि जो हमारी इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री है उसको शामिल किया जाता है। वायुयान व जलयान, जो हमारे देश के निवासियों के द्वारा विश्व के अन्य हिस्सों में चलाए जाते हैं। मछली पकड़ने की नौकाएं, मछली पकड़ने की नौकाएं जिन्हें समुद्र के अंदर मछली निकालने का क्या है? अधिकार प्राप्त है। तेल व प्राकृतिक गैस यान व तैरते हुए प्लेटफॉर्म, जिन्हें समुद्र के अंदर तेल निकालने का अधिकार प्राप्त है। विदेशों में स्थित हमारे भारत देश के दूतावास, वाणिज्य दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान, इन सब को हम देश की घरेलू सीमा में शामिल करते हैं। और इस घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में सृजित कारक आय को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो भाई आप जीडीपी तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको एक देश की घरेलू सीमा का अर्थ पता हो। तो एक देश की घरेलू सीमा में किस किस को शामिल किया जाता है? राजनीतिक सीमा को, सामुद्रिक सीमा को, देश के निवासियों के द्वारा चलाए जाने वाले विश्व के अदर हिस्से, यानी कि जो अन्य हिस्से हैं, तो देश के निवासी विश्व के अन्य हिस्सों में जो वायुयान व जलयान चलाते हैं उनको, मछली पकड़ने की नौकाओं को, तेल व प्राकृतिक गैस यानों को, या तैरते हुए प्लेटफॉर्मों को जो कि समुद्र में तेल की खोज करते हैं, जिन्हें तेल की खोज करने और निकालने का अधिकार प्राप्त है। विदेशों में स्थित दूतावासों को, वाणिज्य दूतावासों को और सैनिक प्रतिष्ठानों को, इन सब को एक देश की घरेलू सीमा के अंदर क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। और इस देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में सृजित कारक आय को
हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ने से क्या प्राप्त होती है, राष्ट्रीय आय। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यदि आप जीडीपी-एफसी में एनएफआईए जोड़ दोगे तो आपको एनएनपीएफसी मिल जाएगी। यानी कि डोमेस्टिक को नेशनल में बदलने के लिए हमें एनएफआईए को क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। तो यदि हम घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त कारक आय को जोड़ देते हैं तो हमें कौन सी आय प्राप्त होती है, राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आप एनएफआईए कैसे निकाल सकते हो। आप एनएफआईए दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या फिर आप निकाल सकते हो इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस इनकम टू एब्रॉड। यानी कि विदेशों से प्राप्त कारक शुद्ध आय बट माइनस विदेशों को दी गई आय। तो एनएफआईए निकालने के दो सूत्र होते हैं, या तो आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दो, या फिर आप इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से इनकम टू एब्रॉड को माइनस कर दो। यानी कि आप विदेशों से प्राप्त आय में से किसको माइनस कर दो, विदेशों को दी गई आय को माइनस कर दोगे तो आपको विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जो है प्राप्त हो जाएगी। यानी कि आपको एनएफआईए प्राप्त हो जाएगा। और आप यदि एनएफआईए को जीडीपी में जोड़ दोगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस में बदल जाता है, नेशनल प्रोडक्ट के अंदर बदल जाता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस में बदल जाता है, नेशनल प्रोडक्ट के अंदर बदल जाता है। नेक्स्ट देखिए, सकल आय या सकल उत्पाद को शुद्ध आय या शुद्ध उत्पाद में बदलने के लिए सकल आय या सकल उत्पाद में से घटाया जाता है। यानी कि अगर हम ग्रॉस को नेट में बदलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सकल को किस में बदलना चाहते हैं, शुद्ध में बदलना सॉरी स्टूडेंट्स, यदि हम सकल को शुद्ध में बदलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मूल्यह्रास को घटाना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है कि भाई सकल को शुद्ध में बदलने के लिए आप किसको घटाओगे या किसको आप माइनस करोगे, तो हमारा आंसर होगा मूल्यह्रास। अच्छा, मूल्यह्रास के अन्य नाम क्या क्या हैं, मूल्यह्रास को और किन किन नामों से पुकारा जाता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है। तो देखिए, मूल्यह्रास को तीन अलग नामों से पुकारा जाता है। एक तो मूल्यह्रास को हम कहते हैं स्थायी पूंजी उपभोग मूल्य, यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। एक हम कहते हैं पूंजी उपभोग बट्टा, यानी कि कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। और एक हम कहते हैं प्रतिस्थापन लागत, यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो एग्जाम के अंदर मूल्यह्रास की जगह ऑप्शन के अंदर आपको ये भी लिख कर दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब भी डेप्रिसिएशन होता है, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस का मतलब भी डेप्रिसिएशन होता है, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब भी डेप्रिसिएशन होता है। तो आपने मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हम इस स्लाइड की बात करें तो हमको एक तो ये पता होना चाहिए कि यदि हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो हम क्या करेंगे, हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो हम एनएफआईए को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और यदि हमें ग्रॉस से नेट पर जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और डेप्रिसिएशन के तीन नाम कौन कौन से हैं, एक है स्थायी पूंजी उपभोग मूल्य, एक है पूंजी उपभोग बट्टा,
एक है प्रतिस्थापन लागत। नेक्स्ट देखिए, कारक साधन लागत को बाजार कीमत में बदलने के लिए कारक लागत में जोड़ा जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या जोड़ा जाता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और मैं आपको क्लास के शुरुआत में ही बता चुका हूं कि यदि हमें एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट, एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट को यदि हमें किस में बदलना है? एमपी, है ना, हमको किसमें बदलना है? एमपी। यानी कि अगर हमें इसे मार्केट प्राइस में बदलना है तो हम क्या करेंगे? यदि हमें फैक्टर कॉस्ट को एमपी में बदलना है तो हम एनआईटी यानी कि शुद्ध कर को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ेंगे, और यदि एमपी से एफसी पर आना है तो हम एनआईटी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये तीन जो फार्मूले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सीधे ही समझ जाओ कि भाई जीडीपी एमपी है, जीडीपी एमपी से हमें निकालनी है क्या? राष्ट्रीय आय, एनएनपीएफसी निकालनी है। तो आप जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी कैसे निकाल सकते हो? तो पहले आपको ग्रॉस को किस में बदलना पड़ेगा? नेट में। इसके लिए आप क्या करोगे? डेप्रीशिएशन को माइनस करोगे। फिर आपको डोमेस्टिक को किस में बदलना है? नेशनल में। तो आप एनएफआईए को क्या करोगे? प्लस करोगे। फिर आपको एमपी को किस में बदलना है? एफसी के अंदर। तो आप एनआईटी को क्या करोगे? माइनस करोगे। यानी कि जब आप जीडीपी के अंदर ये तीन चीजें करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगी? आपको एनएनपीएफसी प्राप्त होगी, यानी कि राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एनएफआईए कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बता दिया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दो, या फिर आप इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से इनकम टू एब्रॉड को क्या कर दो? माइनस कर दो। अब एनआईटी कैसे निकालते हैं? आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दो। आप इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या कर दो? सब्सिडी को माइनस कर दो, तो आपके पास एनआईटी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? आप इनडायरेक्ट टैक्स में से किसको माइनस कर दो? सब्सिडी को माइनस कर दो, तो आपके पास एनआईटी आ जाता है। क्या आ जाता है? एनआईटी आ जाता है। तो कुल मिलाकर अगर आपने ये चीज समझ ली तो काफी क्वेश्चन आपके वैसे ही हल हो जाएंगे। अगर कोई समुच्चय का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो आप आसानी से दूसरा समुच्चय ज्ञात कर सकते हो यदि आपको ये तीन बातें पता है। यदि आपको ये तीन बातें पता है कि भाई ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए एनएफआईए को प्लस किया जाता है, और एमपी से एफसी पर जाने के लिए एनआईटी को माइनस किया जाता है। और उल्टा करोगे तो माइनस का प्लस, यहां पर उल्टा करोगे तो प्लस का माइनस, और यहां पर उल्टा करोगे तो माइनस का प्लस। तो ये तीन बातें आपको पता है तो आप कोई सा भी समुच्चय जो है आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया, राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जा, सही है, क्वेश्चन सही है। राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता हस्तांतरण आय को। किसको शामिल नहीं किया जाता? हस्तांतरण आय को शामिल
नहीं किया जाता, है ना। तो ध्यान रखना है। पहले अपन यहाँ पर कुछ थोड़ा भूल गए, पहले इसको पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है कारक या साधन आय को, क्योंकि भाई कारक आय से मतलब होता है वो आय जो उत्पादन के साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में दी गई है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में हमेशा फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट को ही शामिल करते हैं, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट को शामिल नहीं करते। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से याद करके जाना कि राष्ट्रीय आय की गणना में हमेशा कारक आय या कारक भुगतान को ही शामिल किया जाता है। और कारक आय में क्या है? लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ, ये कारक आय हैं, इनको ही राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। लगान भूमि को मिलता है, ब्याज पूंजी को मिलता है, मजदूरी श्रम को मिलती है और लाभ जोखिम को मिलता है। तो इन्हीं को ही राष्ट्रीय आय की गणना में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। हस्तांतरण आय को कभी भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न यही है कि राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता हस्तांतरण आय को, क्योंकि ये एक तरफा भुगतान होता है, इसलिए हस्तांतरण आय को हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करते हैं। हस्तांतरण आय का, अब हस्तांतरण आय क्या होती है? नगद उपहार, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, दान, जुर्माना, कर। अब ये क्या है? एक तरफा किए जाने वाले भुगतान है, इसके बदले में दोबारा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो भी मुझे गिफ्ट देगा, है ना। छात्रवृत्ति जो है बच्चों को दी जाती है आगे पढ़ने के लिए। अब छात्रवृत्ति बच्चे लौटाते थोड़ी ना है वापस। बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है बेरोजगारों को, अब बेरोजगारी भत्ता भी दोबारा लौटकर सरकार के पास नहीं आता। उसी तरह वृद्धावस्था पेंशन, ये सभी एक तरफा भुगतान है, यानी कि ट्रांसफर इनकम है, इनको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। और देखो एग्जाम में आया हुआ भी है कि हस्तांतरण आय में शामिल है, जो भी एक तरफा भुगतान होते हैं उनको हम हस्तांतरण आय कहते हैं और इनको राष्ट्रीय आय की गणना के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आय की गणना में केवल कारक भुगतान को ही क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय के महत्वपूर्ण समुच्चय, राष्ट्रीय आय के महत्वपूर्ण समुच्चय यानी कि इंपॉर्टेंट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएफसी, अभी हम राष्ट्रीय आय की बात नहीं कर रहे, एनडीपीएफसी की बात कर रहे हैं। तो एनडीपीएफसी के अंदर क्या क्या शामिल होता है? एनडीपीएफसी के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राइवेट सेक्टर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट पब्लिक सेक्टर को क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो इसको मैं आपको बकायदा यहां पर भी समझाऊंगा कि भाई एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी का मतलब क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी अपन एनएनपीएफसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो एनडीपीएफसी का मतलब क्या होता है? इसमें दो चीजें मिली हुई होती हैं। एक तो क्या होती है? डीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राइवेट सेक्टर, प्लस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पब्लिक सेक्टर। तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास क्या आता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट आता है। क्या आता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। अब सपोज करो यदि आपको डीपी प्राइवेट सेक्टर कैलकुलेट करना है, डीपी प्राइवेट सेक्टर यदि आपको कैलकुलेट करना है तो आप एनडीपी
एफसी में से किसको माइनस कर दो, डीपी पब्लिक सेक्टर को माइनस कर दो, है ना, क्योंकि अगर आप एनडीपीएफसी में से डीपी पब्लिक सेक्टर को माइनस कर दोगे तो आपके पास डीपी प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा। उसी तरह आपको डीपी पब्लिक सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, डीपी पब्लिक सेक्टर निकालना है। तो आप एनडीपीएफसी में से डीपी प्राइवेट सेक्टर को माइनस कर दो, डीपी प्राइवेट सेक्टर को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एनडीपीएफसी में शामिल है डीपी प्राइवेट सेक्टर, डीपी पब्लिक सेक्टर, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राइवेट सेक्टर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट पब्लिक सेक्टर। अब यदि डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राइवेट सेक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एनडीपीएफसी में से डीपी पब्लिक सेक्टर को माइनस कर देंगे। डीपी पब्लिक सेक्टर निकालना हो तो हम एनडीपीएफसी में से डीपी प्राइवेट सेक्टर को माइनस कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात और, डीपी पब्लिक सेक्टर निकालने का यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट पब्लिक सेक्टर निकालने का एक फार्मूला और होता है, वो होता है पीई प्लस एनडीएस। क्या होता है, पीई प्लस एनडीएस। ये आपको याद करके जाने होंगे, ये महत्वपूर्ण समुच्चय है, एग्जाम में आ सकते हैं। अब पी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी। पी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी। और ई का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप। क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप। और एनडीएस का मतलब क्या होता है, नॉन डिपार्टमेंटल सेविंग्स, नॉन डिपार्टमेंटल सेविंग्स, यानी कि जो गवर्नमेंट के रेलवे और पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट हैं, वो डिपार्टमेंट कहलाते हैं। यानी कि वो अपनी प्रॉपर्टी के थ्रू और अपनी इंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू जो कमाते हैं, और जो सरकार के नॉन डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि जैसे एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, उनकी जो सेविंग्स होती हैं, यदि हम उन दोनों को जोड़ दें तो भी हमारे पास डीपी पब्लिक सेक्टर आ जाता है। अब इसको आप यहां पर समझो, मैंने आपको समझाया कि भाई एनडीपीएफसी कैसे निकालते हैं, डीपी प्राइवेट सेक्टर प्लस डीपी पब्लिक सेक्टर, इन दोनों को जोड़ने से एनडीपीएफसी आता है। अब यदि आपको डीपी प्राइवेट सेक्टर निकालना है तो आप एनडीपीएफसी में से क्या करो, डीपी पब्लिक सेक्टर को माइनस कर दो। यदि आपको डीपी पब्लिक सेक्टर निकालना है तो आप एनडीपीएफसी में से डीपी प्राइवेट सेक्टर को माइनस कर दो। और डीपी पब्लिक सेक्टर निकालने का एक तरीका और होता है पीई प्लस एनडीएस। अब पीई प्लस एनडीएस क्या होता है, यहां पर मैंने आपके लिए लिख भी दिया है। पीई का मतलब होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इंटरप्रेन्योरशिप अक्रिंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी और इंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू जो कमाते हैं उसे हम पीई कहते हैं, यानी कि रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राम। और एनडीएस का मतलब क्या होता है, सरप्लस और सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस, यानी कि ये डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस नहीं होते, नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस होते हैं। यानी कि जैसे कि एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, इनकी जो सरप्लस होती है या सेविंग्स होती है, यदि हम पीई प्लस एनडीएस को जोड़ देंगे तो हमारे पास डीपी, हमारे पास हैं, दो तरीके होते हैं। तो एग्जाम के अंदर हमको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निजी आय, प्राइवेट इनकम कैसे निकालते हैं। निजी आय का मतलब क्या होता है, प्राइवेट इनकम कैसे निकालते हैं। देखो, हम सब निजी आय यानी कि प्राइवेट इनकम निकालनी है तो सबसे पहले हम डीपी प्राइवेट सेक्टर निकालेंगे। और आपको पता है डीपी प्राइवेट सेक्टर हम कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि यदि आप एनडीपीएफसी में से डीपी पब्लिक सेक्टर को माइनस कर दोगे तो आपके पास डीपी प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा। तो प्राइवेट इनकम निकालने के लिए
सबसे पहले आपको डीपी प्राइवेट सेक्टर को निकालना पड़ेगा, है ना। तो आपने डीपी प्राइवेट सेक्टर निकाल लिया, फिर इसमें आप NFIA जोड़ दो। क्या जोड़ दो? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ दो। फिर आप टीपी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट से जो आपको ट्रांसफर पेमेंट मिलता है उसको आप जोड़ दो। फिर IND यानी कि इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट को जोड़ दो। फिर NTPROW यानी कि नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको आप जोड़ दो तो आपकी निजी आय आ जाएगी। क्या आ जाएगी? निजी आय। अच्छा, निजी आय को निकालने का एक फार्मूला और होता है। आप NNPFC आपके पास है, ठीक है। अब आपको NFIA जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहां पर N ऑलरेडी कन्वर्ट है, यहां पर N ऑलरेडी दे रखा है। अगर यहां पर N की जगह D दे रखा होता तो आप NFIA को जोड़ते, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या कर रखा है? N पहले से ही दे रखा है, तो आपको NFIA को प्लस करने की जरूरत नहीं है। अब आपको डीपी पब्लिक सेक्टर को तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो इसमें जुड़ा हुआ है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। बाकी सेम फार्मूला हम क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। तो प्राइवेट इनकम निकालने के दो फार्मूले होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र निजी आय निकालने का है या कौन सा समुच्चय निजी आय निकालने का है, इस तरह का प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। तो हमें दोनों तरीके जो हैं पता होने चाहिए। वैसे अगर आप समझ के करोगे तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर खुद भी जो है ढूंढ सकते हो कि कौन सा समुच्चय निजी आय निकालने का सही होगा। तो ये हमसे एग्जाम में ऐसे समुच्चय पूछे जा सकते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से निजी आय का समुच्चय कौन सा है। तो हमें ये दोनों तरीके पता होने चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट एग्रीगेट्स हैं किसके? नेशनल इनकम के। अब निजी आय हमने निकाल ली, अब निजी आय से हम क्या निकालेंगे? व्यक्तिक आय। क्या निकालेंगे? व्यक्तिक आय, यानी कि पर्सनल इनकम। तो जब तक आप निजी आय नहीं निकालोगे तब तक आप व्यक्तिक आय नहीं निकाल सकते। तो पहले प्राइवेट इनकम निकालनी पड़ेगी, फिर पर्सनल इनकम निकलेगी, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकलेगी। ये तीनों समुच्चय एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। जब तक आप प्राइवेट इनकम नहीं निकालोगे तब तक पर्सनल इनकम नहीं निकलेगी, इस चीज को ध्यान रखना। अब पर्सनल इनकम निकालने का समुच्चय क्या होता है? प्राइवेट इनकम में से आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉरपोरेट टैक्स को माइनस कर दो। प्राइवेट इनकम में से आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉरपोरेट टैक्स को माइनस कर दो तो आप क्लास में तो होंगे। यदि आप प्राइवेट इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉरपोरेट टैक्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? पर्सनल इनकम। अब देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पर्सनल इनकम क्यों निकाली जाती है? यह परिवारों की क्रय शक्ति ज्ञात करने के लिए, परिवारों की क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर ज्ञात करने के लिए निकाली जाती है। किसके लिए निकाली जाती है? यह परिवारों की क्रय शक्ति ज्ञात करने के लिए, यानी कि परचेजिंग पावर ज्ञात करने के लिए क्या की जाती है? निकाली जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्राइवेट इनकम निकालोगे तो पर्सनल इनकम निकलेगी, पर्सनल इनकम निकालोगे तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी कि व्यक्तिक प्रयोज्य आय, यानी कि जो हम खर्च कर सकते हैं वो निकलेगी। तो देखो शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई NDPFC से। पहले हमने NDPFC से क्या करा? डीपी पब्लिक सेक्टर निकाला, डीपी प्राइवेट सेक्टर निकाला। हमने NDP से पहले डीपी पब्लिक सेक्टर निकाला और हमने फिर डीपी प्राइवेट सेक्टर निकाला। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। हमने NDPFC से पहले डीपी पब्लिक सेक्टर निकाला, डीपी प्राइवेट सेक्टर निकाला।
फिर हमने डीपी प्राइवेट सेक्टर से प्राइवेट इनकम निकाली। क्या निकाली? प्राइवेट इनकम निकाली। फिर प्राइवेट इनकम से हमने पर्सनल इनकम निकाली। क्या निकाली? पर्सनल इनकम। और पर्सनल इनकम में से फिर हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि खर्च करने योग्य आय। तो शुरुआत हुई एनडीपीएफसी से, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय आय नहीं है ये क्या है? शुद्ध घरेलू उत्पाद कारक लागत पर। तो हमने शुद्ध घरेलू उत्पाद कारक लागत में से पहले हमने घरेलू उत्पाद पब्लिक सेक्टर, घरेलू उत्पाद निजी सेक्टर निकाला। ठीक है। उसके बाद हमने प्राइवेट इनकम निकाली, फिर हमने पर्सनल इनकम निकाली, फिर अब हम निकालेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो आपको ये चार समुच्चय जो हैं ये अच्छी तरीके से याद करके जाने हैं और क्वेश्चन बना है इनमें से। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके लिए। तो ये चार समुच्चय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आपको एक तरीके से याद करके जाओ, रट के जाओ, लेकिन करके जाना जरूरी है ना। तो व्यक्तिक आय क्यों निकाली जाती है? क्रय शक्ति ज्ञात करने के लिए परिवारों की, और पर्सनल इनकम निकालने के लिए पहले प्राइवेट इनकम का निकालना जरूरी है। यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि जब तक आप प्राइवेट इनकम नहीं निकालोगे तब तक आप पर्सनल इनकम नहीं निकाल सकते। प्राइवेट इनकम में से आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि अवितरित लाभ और निगम कर को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? पर्सनल इनकम। जब आप पर्सनल इनकम निकाल लोगे तो आपके पास आ जाएगी, आप निकाल सकते हो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? खर्च करने योग्य आय। खर्च करने योग्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं इसे। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए आप क्या करो? डायरेक्ट टैक्स और मिसलेनियस रिसीप्ट, यानी कि जो आप सरकार को जुर्माने के रूप में, शुल्क के रूप में चुकाते हो, उसे हम मिसलेनियस रिसीप्ट्स कहते हैं। और डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, यानी कि जो आप आयकर चुकाते हो वो डायरेक्ट टैक्स है। यानी कि आप अपनी पर्सनल इनकम में से यदि डायरेक्ट टैक्स को और मिसलेनियस रिसीप्ट्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास कौन सी इनकम आ जाएगी? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने का एक फार्मूला और होता है आपका कंजम्पशन प्लस सेविंग। जो आपने खर्च किया और जो आपने बचाया, यदि आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी कि व्यक्तिक प्रयोज्य आय आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये चार समुच्चय आपको पढ़ के जाने हैं और इनमें से एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना है और प्रीवियस पेपर में पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, या अभी हमने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकाली थी, अब हम कौन सी इनकम निकाल रहे हैं? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि सरकार की खर्च करने योग्य आय, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं भाई? अब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम दो तरीके की होती है, एक होती है नेट, एक होती है ग्रॉस, यानी कि एक होती है शुद्ध, एक होती है सकल। अब नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं? आप क्या करो, राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर लो। किसको ज्ञात कर लो? राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर लो सबसे पहले। फिर उसमें क्या करो, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दो, है ना। और उसमें फिर आप NTPROW यानी कि नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जोड़ दो। तो अगर आप नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना चाहते हो तो पहले आपको NNPFC निकालनी पड़ेगी, यानी कि राष्ट्रीय आय निकालनी पड़ेगी। राष्ट्रीय आय में आप क्या करो, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दो, तो FC किस में कन्वर्ट हो जाएगी? MP में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आपको सरकार को जो
शेष विश्व से प्राप्त हुआ है उसको जोड़ दो तो सरकार की खर्च करने योग्य आ जाएगी, खर्च करने योग्य आ जाएगी आय, है ना, यानी कि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। और यदि आपको ग्रॉस निकालनी है तो फार्मूला वो का वही एनएनपीएफसी, एनआईटी, एनटीपीआरओडब्ल्यू, बस यहाँ पर डेप्रीशिएशन और प्लस हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर डेप्रीशिएशन को और प्लस कर दिया क्योंकि मैंने आपको बताया यदि शुद्ध को सकल में बदलना हो तो आपको डेप्रीशिएशन को जोड़ना पड़ता है। तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय दो तरीके की होती है, एक शुद्ध और एक सकल। लेकिन राष्ट्रीय प्रयोज्य आय निकालने के लिए पहले राष्ट्रीय आय को निकालना क्या होता है, जरूरी। किसको निकालना जरूरी होता है, राष्ट्रीय आय को निकालना जरूरी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं, राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, एक होता है इनकम मेथड और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां होती हैं, एक प्रोडक्ट मेथड, एक इनकम मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों की व्याख्या कौन से मॉडल में की गई है, चक्रीय प्रवाह मॉडल में की गई है। यानी कि राष्ट्रीय आय की जो 3 विधियां हैं उनकी जो व्याख्या है वो कौन से मॉडल में की गई है, चक्रीय प्रवाह मॉडल। इसलिए राष्ट्रीय आय एक प्रवाह अवधारणा कहलाती है। अपन ने शुरुआत में क्वेश्चन पढ़ा था, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां किसने प्रदान की, साइमन कुज नेट्स ने प्रदान की। किसने प्रदान की, साइमन कुज नेट्स ने जो है राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां प्रदान की। अब देखो ये 3 विधियां कौन कौन सी है, वैसे मेन तो अपन क्या कहते हैं, मेन तो अपन कहते हैं उत्पाद विधि यानी कि प्रोडक्ट मेथड, है ना। एक हम कहते हैं आय विधि यानी कि अपन कह सकते हैं इसको इनकम मेथड, और एक होती है व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वैसे तो नॉर्मली बोलने के अंदर यही आता है प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, लेकिन हमको इनके अन्य नाम भी पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर हमसे पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमें प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड लिख कर दे। वो प्रोडक्ट मेथड की जगह हमें वैल्यू एडेड मेथड भी लिख कर दे सकता है, हमें इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड लिखकर भी दे सकता है और हमें नेट आउटपुट मेथड भी लिखकर दे सकता है। तो ये प्रोडक्ट मेथड के अदर नेम हैं। और मार्शल ने उत्पाद विधि की आलोचना की है। उसने कहा है कि इस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करना क्या है, कठिन है। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मार्शल ने उत्पाद विधि की आलोचना किस आधार पर की है। तो मार्शल ने कहा कि भाई प्रोडक्ट मेथड से राष्ट्रीय आय निकालना क्या है, कठिन है, क्योंकि इसके अंदर आय क्या है, डबल डबल काउंट हो जाती है ना। तो इसीलिए उन्होंने इसकी आलोचना की है। तो मार्शल ने उत्पाद विधि की आलोचना किस आधार पर की है कि इस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करना क्या होता है, कठिन होता है। लेकिन अपन को उत्पाद विधि के अदर नेम भी याद करके जाने हैं। उसी तरह देखो आय विधि के अदर नेम क्या है, फैक्टर पेमेंट मेथड, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, है ना। तो अपन को कारक भुगतान विधि, वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि। उसी तरह व्यय विधि के अदर नाम क्या है, उपभोग तथा निवेश विधि, आय विन्यास विधि, आय विन्यास विधि यानी कि इनकम डिस्पोजल मेथड। तो वैसे तो बहुत कम चांस है कि वो दूसरा नाम लिख के देंगे, लेकिन ये 3 नाम तो आपको पता होने चाहिए कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो 3 विधियों से की जाती है, एक प्रोडक्ट मेथड, एक इनकम मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है, ये वाला
C प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम इजिकल्स टू क्या होता है, जीडीपी एमपी। ये क्या है, व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने का सूत्र है। ये क्या है, व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने का सूत्र है, C प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। तो हम पहले जीडीपी एमपी निकाल लेते हैं, फिर हम इसमें से डेप्रीशिएशन को माइनस कर देते हैं, NFIA को प्लस कर देते हैं और NIT को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाती है, NNPFC आ जाती है। क्या आ जाती है, NNPFC आ जाती है। क्योंकि भाई पहले तो हम ग्रॉस को नेट में बदलेंगे, फिर डोमेस्टिक को नेशनल में बदलेंगे, फिर एमपी को एफसी में बदलेंगे। तो ये व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने का क्या है, सूत्र है। और ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि इसमें सी का मतलब क्या है। तो सी का मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, यानी कि हमारे द्वारा खर्च की गई आय। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, यानी कि सरकार के द्वारा खर्च किया गया पैसा। एक्स का मतलब क्या होता है, सॉरी, आई का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्च किया गया पैसा। एक्स का मतलब क्या होता है, निर्यात। एम का मतलब क्या होता है, आयात। तो आपको ये याद करके जाना है कि सी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है और एक्स माइनस एम का मतलब क्या होता है। तो ये एग्जाम के अंदर जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मौद्रिक राष्ट्रीय आय या चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है। भाई एक्चुअल में अगर हम नेशनल इनकम या नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस की बात करें, तो इसके अंदर हम मौद्रिक राष्ट्रीय आय या चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं। Y बराबर Q इंटू पी। Q का मतलब होता है क्वांटिटी और P का मतलब होता है प्राइजेस, वो भी किसकी, करंट ईयर की प्राइजेस। किसकी प्राइजेस, करंट ईयर की प्राइजेस। अब देखो जो मौद्रिक राष्ट्रीय आय होती है, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि Q के होने पर भी हो सकती है और P के होने पर भी हो सकती है। तो यानी कि अगर Q बढ़ गया तो भी राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी, P बढ़ गई तो भी राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी। तो जो मौद्रिक राष्ट्रीय आय होती है वो किस पर होती है, चालू कीमतों पर होती है। किस पर होती है, चालू कीमतों पर होती है। यानी कि इसमें वृद्धि Q के होने पर भी हो सकती है और P के होने पर भी हो सकती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि Q व P दोनों में से किसी के भी बढ़ने से हो सकती है। यदि P के बढ़ने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो इसे मुद्रा भ्रांति यानी कि मनी इल्यूजन कहा जाता है। तो चालू कीमत पर जो राष्ट्रीय आय होती है वो चालू वर्ष की कीमतों पर निकाली जाती है। आप सबसे बेसिक बात ये समझिए, अगर आपसे पूछे कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय या चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है, जो चालू वर्ष की कीमतों पर निकाली जाती है उसे हम चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय या मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहते हैं। और इसमें वृद्धि Q के होने पर भी हो सकती है और P के होने पर भी हो सकती है। उसके विपरीत यदि हम वास्तविक राष्ट्रीय आय या स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की बात करें तो इसमें भी फार्मूला वही होता है, लेकिन इसमें जो प्राइस ली जाती है वो बेस ईयर की ली जाती है। तो इसमें वृद्धि तभी होगी जब Q में वृद्धि होगी, P में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होगी। इसलिए हमेशा आधार वर्ष को लेकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसलिए मैंने अभी अपन ने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था पहले कि किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक माना जाता है वास्तविक राष्ट्रीय आय को। किसको माना जाता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय को, क्योंकि इसमें जो कीमतें ली जाती हैं वो आधार वर्ष की ली जाती हैं। इसमें वृद्धि तभी हो सकती है जब Q में वृद्धि हो, P में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ती। और अभी वर्तमान में जो आधार वर्ष चल रहा है वो 2011-12 चल रहा है। वर्तमान में जो आधार वर्ष चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2011-12 वाला आधार वर्ष चल रहा है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि तभी होती है जब क्यू में वृद्धि हो। यह देश के आर्थिक विकास का सही सूचक मानी जाती है। वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है। मौद्रिक राष्ट्रीय आय और वास्तविक राष्ट्रीय आय के बीच का अंतर हमेशा मुद्रास्फीति की दर के मूल्य के बराबर होता है। तो भाई क्योंकि मौद्रिक आय जो है वो करंट प्राइस पर निकाली जाती है और वास्तविक राष्ट्रीय आय जो है वो बेस प्राइस पर निकाली जाती है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है, मुद्रास्फीति की दर के, यानी कि इन्फ्लेशन रेट के बराबर होता है। इन दोनों आय में यही फर्क है। भाई मौद्रिक राष्ट्रीय आय को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉमिनल, क्या कहते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम, क्या कहते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम। और वास्तविक राष्ट्रीय आय को हम क्या कहते हैं, रियल नेशनल इनकम। तो इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये करंट प्राइस पर निकाली जाती है, ये बेस प्राइस पर निकाली जाती है, और इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन रेट। क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन रेट। और अभी वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा चल रहा है, 2011-12। वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा चल रहा है, 2011-12। नेक्स्ट देखिए, मौद्रिक राष्ट्रीय आय का वास्तविक राष्ट्रीय आय में परिवर्तन। यदि हमें नॉमिनल इनकम को, नॉमिनल नेशनल इनकम को, यदि हमें नॉमिनल नेशनल इनकम को रियल नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना हो, यदि हमें नॉमिनल नेशनल इनकम को रियल नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय बटा चालू वर्ष का कीमत सूचकांक इंटू 100। तो ध्यान रखना, अगर आपको नॉमिनल नेशनल इनकम को रियल नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय बटा चालू वर्ष का कीमत सूचकांक इंटू 100। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, जीएनपी अपस्फायक या जीएनपी डिफ्लेटर क्या होता है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई जीएनपी अपस्फायक या जीएनपी डिफ्लेटर, या अपन जीडीपी अपस्फायक या अपन जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकाला जाता है, जीडीपी अपस्फायक या जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको डिफ्लेटर निकालना है, अपस्फायक निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप नॉमिनल जीएनपी और रियल जीएनपी इंटू 100, नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100। अगर आपको जीडीपी निकालना है तो आप जीडीपी अपस्फायक निकालना है तो आप क्या करोगे, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ये फार्मूला। तो अपस्फायक निकालने का फार्मूला क्या होता है, हम मौद्रिक का वास्तविक, मौद्रिक में वास्तविक का भाग दे देते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास अपस्फायक आ जाता है। एक्चुअल में ये मुद्रास्फीति की दर ज्ञात करने के लिए या कितनी मुद्रास्फीति हुई है इसको ज्ञात करने के लिए निकाला जाता है। तो ध्यान रखना, अगर वो आपसे जीएनपी डिफ्लेटर निकालने के लिए कहे तो आप नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100 करोगे। अगर वो आपसे जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए कहे तो आप नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 करोगे, है ना। तो यहाँ पर एन की जगह डी आ जाएगा। और यदि वो आपसे जीएनपी निकालने के लिए क्या है तो नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100 कहोगे। अब देखो हरित जीएनपी क्या होता है या ग्रीन जीएनपी क्या होता है। हरित
जीएनपी हरित का एक ऐसा अनुमान जिसमें पर्यावरण संबंधी प्रदूषण तथा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण का वर्णन हो, उसे हरित जीएनपी कहते हैं। यानी कि यदि हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को की गणना करते समय पर्यावरण संबंधी प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण का भी वर्णन करते हैं, तो ऐसा जीएनपी हरित जीएनपी कहलाता है। तो हरित जीएनपी का मतलब क्या होता है? जिसमें पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण का भी क्या हो, वर्णन हो, उसे हम ग्रीन जीएनपी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित ना की जाने वाली मदें। वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रीय आय में हम हस्तांतरण आय को सम्मिलित नहीं करते, क्योंकि ये एक तरफा भुगतान होते हैं। अब जैसे कि विदेशों से उपहार, ये हस्तांतरण भुगतान है, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। बेरोजगारी भत्ता, ये एक हस्तांतरण भुगतान है, इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। सुनामी पीड़ितों को आर्थिक सहायता, ये भी हस्तांतरण भुगतान है, इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। एक जलपान गृह द्वारा सब्जियों की खरीद, अब देखो ये जो उत्पादन विधि है उसके आधार पर है, क्योंकि ये मध्यवर्ती उपभोग है, जबकि राष्ट्रीय आय में हमेशा किसको शामिल किया जाता है? जो फिनिश गुड होता है। क्या होता है? फिनिश गुड। तो एक जलपान गृह यानी कि कोई होटल अगर सब्जी खरीद रहा है तो उसने सब्जी को खरीदने के लिए जो पैसा दिया वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो मध्यवर्ती उपभोग है। वो सब्जी बनाकर जो बेचेगा और उससे जो पैसा प्राप्त करेगा उसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। उसी तरह एक फैक्ट्री का बिजली पर खर्च, ये भी एक मध्यवर्ती उपभोग है, इसलिए इसको भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो हस्तांतरण भुगतान और मध्यवर्ती उपभोग जो होता है उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं, इसको ध्यान रख लो। हस्तांतरण भुगतान और मध्यवर्ती उपभोग जो होता है इसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। गृहस्थ द्वारा अवकाश के समय अपने बगीचे में सब्जी उगाना, भाई ये उसकी हॉबी है, तो हॉबी के कारण अगर आप कोई प्रोडक्टिव वर्क करते हो तो भी उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। गृहिणियों द्वारा प्रदान की गई सेवा, इसको भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं, क्योंकि इन सेवाओं का बाजार मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। एक नागरिक द्वारा विदेश में काम करने वाले पुत्र से प्राप्त राशि, ये हस्तांतरित आय है, इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए एक मित्र को दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज, तो उस ब्याज को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि उस ऋण का प्रयोग उत्पादन उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है। तो ये 9 पॉइंट आपको याद करके जाने हैं, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने लिख दिए। क्योंकि हस्तांतरण भुगतान को, मध्यवर्ती उपभोग को, और यदि कोई काम आप अपनी हॉबी से कर रहे हो तो उसको भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते, है ना। घर की माता के द्वारा जो घर पे सेवा की जा रही है, घर के जो काम किए जा रहे हैं, या धर्म पत्नी के पत्नी के द्वारा जो घर पे काम किए जा रहे हैं, उनकी सेवाओं का मूल्य नहीं लगाया जा सकता, इसलिए उनको भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते, है ना। और यदि आप कोई ऐसा ऋण देकर ब्याज प्राप्त करते हो जिसका उपयोग उत्पादक कार्यों में नहीं हो रहा, तो उस ब्याज को भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाने वाली मदें, सरकार द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा सेवाएं तथा न्याय व्यवस्था, इन्हें अंतिम उत्पाद मानकर राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। क्योंकि अभी अपन ने एक फार्मूला पढ़ा था, C + G + I
प्लस एक्स माइनस एम। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा किए गए खर्चे हैं। तो गवर्नमेंट के जो फाइनल एक्सपेंडिचर होते हैं उनको राष्ट्रीय उत्पाद में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ये जी के अंतर्गत आते हैं। उसी द्वारा सरकार निःशुल्क रूप से जो सेवाएं प्रदान करती हैं वो भी जी में काउंट करते हैं। इन्हें भी अंतिम उपभोग व्यय मानकर राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। भविष्य निधि कोष में मालिकों का योगदान, यानी कि जो मालिक है वो पीएफ में जो पैसा जमा कराता है वो मजदूरी या वेतन का हिस्सा है, इसलिए उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। भारत में विदेशी दूतावासों का किराया जिन्हें भारतीय निवासी प्राप्त कर रहे हैं, भाई दूतावास कहां पर है, इंडिया में। अब वो किराया किसको मिल रहा है, इंडियन को मिल रहा है, इसलिए उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय मानकर। लंदन में स्थित एक भारतीय बैंक की शाखा द्वारा अर्जित लाभ, बैंक की ब्रांच फॉरेन में है, वो फॉरेन में जो प्रॉफिट कमाएगी उसको कमाकर इंडिया लाएगी, इसलिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय मानकर राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। पाकिस्तानी दूतावास में काम कर रहे भारतीय कर्मचारी, दूतावास कहां पर है, इंडिया में, कर्मचारी किसके काम कर रहे हैं, इंडिया के, तो वो जो सैलरी पाकिस्तानी दूतावास उनको देगा वो खर्च कहां पर करेंगे, इंडिया में, इसलिए उसको राष्ट्रीय आय माना जाएगा। एक भारतीय नागरिक द्वारा एक विदेशी फर्म में से निवेश प्राप्त लाभांश, मैंने फॉरेन की किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और मुझे उसने डिविडेंड दिया, वो डिविडेंड में कहां पर खर्च करूंगा, इंडिया में खर्च करूंगा, इसलिए एनएफआईए का क्या है, हिस्सा है और राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों के वेतन को शामिल करते हैं पर ये राष्ट्रीय आय को क्या करते हैं, कम करते हैं। अगर वो यहाँ पर खर्च करते हैं तो राष्ट्रीय आय बढ़ती है, अगर वो कमाकर विदेशों में ले जाते हैं तो फिर वो राष्ट्रीय आय को कम करते हैं, यानी कि ये इनकम टू एब्रोड हो जाता है। इसे घरेलू उत्पाद में जरूर शामिल करते हैं लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय इसे घटा देते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ये राष्ट्रीय आय को क्या करता है, कम करता है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है नेशनल इनकम का खत्म होता है।